हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने मादा जनन तंत्र को डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे निषेचन को, फिर हम लोग देखेंगे कि जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि निषेचन कहते किसे हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, यहाँ पॉइंट वाइज करके बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा आपको कि अंडवाहिनी में शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है, इसी को निषेचन कहते हैं। ठीक, और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। देखिए, शुक्राणु तथा अंडाणु का जो संलयन होता है ना, उसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। और होता ये कहाँ पे है, ये होता है अंडवाहिनी में। इसको यहां समझ लेते हैं। देखिए, ये एक अंडवाहिनी नलिका है, एक इधर है और एक इधर है। होता क्या है कि यहां से अंडाशय से परिपक्व अंडाणु, यहां से अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निर्मित होकर के बाहर निकलता है और यहां आता है अंडवाहिनी में। ये मान लीजिए अंडाणु है एक, ठीक, और शुक्राणु भी यहीं पे आता है। शुक्राणु कहां से, यहां से योनि से होते हुए, ग्रीवा से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए और आता है अंडवाहिनी में और यहां पर पहुंचता है। बहुत सारे शुक्राणु आते हैं, उसमें से एक ही शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है। ठीक, तो शुक्राणु आया इधर से, यहां से अंडाशय से निकल के अंडाणु आया और यहीं अंडवाहिनी में ही इन दोनों का संलयन होता है, दोनों फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं आपस में, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं क्या, युग्मनज यानी जाइगोट। ठीक, तो यानी ये दोनों मिल गए, तो इन दोनों के मिलने से जाइगोट का जो निर्माण हो रहा है उसको यहां बना लेते हैं। युग्मनज यानी जाइगोट। यहाँ ये जो छोटी सी कोशिका बन गई, अभी किसके, अंडाणु यहाँ से आया, शुक्राणु यहाँ से होते हुए आया, दोनों का संलयन हुआ, यहाँ पे एक कोशिका बनी जिसका नाम है युग्मनज यानी जाइगोट। क्लियर है। अंडवाहिनी में शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है और इसी को कहते हैं निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या होता है, अब युग्मनज में बार बार विभाजन होता है तथा कई परिवर्तन आते हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। देखिए, ये युग्मनज जब निर्मित हो जाता है शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के द्वारा, तो इस युग्मनज में बार बार कई बार विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक खोखले गेंद जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है और उसी को कहते हैं भ्रूण यानी एम्ब्रियो। ठीक, और एक बात और कि जब इस युग्मनज में विभाजन हो रहा होता है यानी भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, उसी समय यह युग्मनज इधर बढ़ना शुरू कर देता है। किधर, गर्भाशय की ओर। यहां अंडवाहिनी से अब ये गर्भाशय की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब एक तरफ इसमें विभाजन भी हो रहा है और साथ ही साथ ये बढ़ रहा है किधर, गर्भाशय की ओर। कारण क्या है समझिए, ये युग्मनज वास्तव में यही वो संरचना है जिससे शिशु का निर्माण होना है। तो ये एक कोश की संरचना है, एक कोशिका वाली संरचना है। इसमें बार बार विभाजन हो रहा है, जिससे अपरिपक्व रूप में अभी भ्रूण बना है। अभी उसमें बहुत सारे और परिवर्तन आएंगे और परिपक्व होगा, जिससे शिशु का निर्माण होगा। तो वास्तव में शिशु का पालन पोषण, उसका विकास जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ गर्भाशय के अंदर होगा। तो यहाँ से ये गर्भाशय की ओर इसीलिए जाता है। ठीक, क्योंकि उसका अंतिम विकास होना है कहाँ, गर्भाशय के अंदर होना है। तो एक तरफ सीधी सी बात थोड़ी सी इतनी है कि एक तरफ युग्मनज में बार बार विभाजन होता रहता है, जिससे और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, और साथ ही साथ ये भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है उसी समय ये बढ़ना शुरू कर देता है कहाँ, गर्भाशय में। ठीक, यानी गर्भाशय में पहुंच गया अब वो भ्रूण। अब क्या होगा देखिए, अब गर्भाशय में पहुंचकर भ्रूण गर्भाशय की आंतरिक दीवार में धंस जाता है और इसे कहते हैं अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। इसे कहते हैं अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन।
हुआ क्या, बहुत ही आसान है कि ये जब युग्मनज विभाजित होकर के भ्रूण में परिवर्तित हो गया तो ये पहुंच गया कहाँ, गर्भाशय में। और गर्भाशय की आंतरिक दीवार कौन सी है, ये जो रेड कलर से बनाया गया है, मांसल दीवार है, गद्दीदार दीवार है, उसी के अंदर जाकर के धंस गया वो भ्रूण, धंस गया है। और उसके अंदर धंस जाना, भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक दीवार में धंस जाना ही कहलाता है क्या, अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे बढ़िए। देखिए क्या है, अब आगे क्या होता है कि अब भ्रूण तथा गर्भाशय की दीवार के परस्पर सहयोग द्वारा एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, समझिए। भ्रूण जब आकर के इसके गर्भाशय की आंतरिक दीवार में धंस जाता है, यानी मान लीजिए ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, यहां आकर के भ्रूण ऐसे धंस गया अंदर। ठीक, ये मान लीजिए भ्रूण आकर के यहां धंस गया, ये अभी अपरिपक्व है। अब क्या है कि ये जब भ्रूण इसके अंदर आंतरिक दीवार में धंस जाता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार में धंस जाता है, तो गर्भाशय की दीवार की कोशिकाएं और भ्रूण की कोशिकाएं बढ़ करके आपस में उलझ जाती हैं और उलझ करके एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करती हैं और उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। क्लियर है? अब देखिए प्लेसेंटा के कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम इसका दो है। पहला काम क्या है प्लेसेंटा का, कि मां के रक्त से पोषक तत्व तथा O2 यानी ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान करना। यानी ये जो भ्रूण अब इसके अंदर धंस गया है गर्भाशय की आंतरिक दीवार में, इस भ्रूण को मां से जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है वो प्लेसेंटा के ही जरिए प्राप्त होता है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि इस भ्रूण में अब बहुत सारे उपापचय क्रियाएं होंगी, तो उन उपापचय क्रियाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जो उत्सर्जी पदार्थ या वेस्ट मटेरियल बनेंगे, वो भी इसी के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। यानी कि दूसरा काम जो प्लेसेंटा का है वो ये है कि भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों की निकासी यानी उसको बाहर निकालना भी प्लेसेंटा के जरिए ही होता है। ठीक, तो प्लेसेंटा के ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम हैं। अब क्या है कि जब इसको पोषक तत्व, मां के रक्त में जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्लेसेंटा के जरिए इस भ्रूण को मिलना शुरू होता है, तो अब इस भ्रूण में विकास होता रहता है लगातार। तो वही अगला लिखा गया कि अब भ्रूण का विकास होता रहता है और क्या होगा कि युग्मनज के बनने से लेकर के शिशु के जन्म तक की अवधि को कहते हैं गर्भकाल। देखिए, जैसे जब निषेचन में यहाँ पे युग्मनज बन गया तो इसमें विभाजन हुआ, भ्रूण बना, वो जाकर के इसके अंदर धंसा गर्भाशय की आंतरिक दीवार में, और धंस करके अब इसका विकास होना शुरू हुआ प्लेसेंटा के जरिए, इसको पोषक तत्व मिलता रहा, ये विकास करता रहा। ठीक, तो युग्मनज बनने से लेकर के और जन्म होने तक, जब विकसित हो जाएगा पूरी तरह से, शिशु का निर्माण हो जाएगा गर्भाशय के अंदर, तब उसका जन्म होगा। तो युग्मनज के बनने से जन्म होने तक की जो अवधि है, पूरा जो समय काल है, उसी को कहते हैं गर्भकाल। ठीक, तो यहाँ वही है कि युग्मनज के बनने से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को गर्भकाल कहते हैं और मानव में इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। ठीक, तो ये तो रहा निषेचन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। तो आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है कि युग्मनज से निर्मित अपरिपक्व भ्रूण को धारण करने के लिए गर्भाशय हर महीने खुद को तैयार करता है। इसके लिए गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मांसल तथा स्पंजी हो जाती है, जो भ्रूण के पोषण तथा विकास के लिए आवश्यक है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा निषेचन में कि निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है और उसके बाद युग्मनज में बार बार विभाजन होता है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जिससे भ्रूण का निर्माण होता है और वह भ्रूण अभी अपरिपक्व होता है। ठीक, और यह है युग्मनज जो अंडवाहिनी में बना है, अभी हम लोगों ने देखा।
तो जिस समय ये युग्मनज में बार बार विभाजन हो रहा होता है उसी समय ये बढ़ रहा होता है कहाँ, इधर यूटेरस की ओर यानी गर्भाशय की ओर, इधर गर्भाशय की आंतरिक दीवार में अंतःरोपित हो जाने के लिए, धंस जाने के लिए। ठीक, अभी हम लोगों ने उसको डिटेल में देखा है। तो अब समझिए कि जिस समय ये युग्मनज विभाजित होते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ रहा होता है, ठीक उसी दौरान गर्भाशय भी खुद को तैयार कर रहा होता है उसे धारण करने के लिए। किसे धारण करने के लिए? जो युग्मनज से बना हुआ अपरिपक्व भ्रूण है जो पहुंचेगा उसमें गर्भाशय के अंदर, उसको धारण करने के लिए गर्भाशय भी अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन कर रहा होता है, खुद को तैयार कर रहा होता है। और ये तैयारी कैसी होती है? इस तैयारी के अंतर्गत जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है, आंतरिक दीवार है, वो मांसल हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। और यह आवश्यक किसके लिए होता है? यह आवश्यक होता है भ्रूण के पोषण तथा विकास के लिए, जो भ्रूण जाकर के उसमें धंसेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब ये तो बात तब की रही जब निषेचन होता है, मतलब युग्मनज का निर्माण होता है। अब समझिए, अगर निषेचन ही नहीं होगा तो ये युग्मनज बनेगा ही नहीं, तो भ्रूण का निर्माण होगा ही नहीं। और तैयारी किसकी चल रही है? गर्भाशय के अंदर तैयारी किसकी चल रही है? उसी भ्रूण को धारण करने के लिए ना, उसी के लिए तो ये मांसल और स्पंजी हुई है उसकी आंतरिक भित्ति। लेकिन जब भ्रूण बना ही नहीं, युग्मनज नहीं बना, भ्रूण नहीं बना, तो उस आंतरिक दीवार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये आंतरिक दीवार जो मांसल यहाँ दिखाया गया है, इस आंतरिक दीवार की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है जब निषेचन नहीं होता है। तो फलस्वरूप क्या होगा कि ये आंतरिक दीवार धीरे धीरे टूट जाती है और यहाँ से होते हुए, योनि से होते हुए ये बाहर निकल आती है ब्लड और म्यूकस के रूप में। ठीक, तो अगला पॉइंट वही लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ तो निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज बनेगा ही नहीं, तो युग्मनज को हटा देते हैं यहाँ से। मान लिया कि निषेचन नहीं हुआ, तो यहाँ से कंडीशन वही अप्लाई हुआ कि निषेचन होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो जो तैयार किया था उसने, गर्भाशय की आंतरिक दीवार ने खुद को तैयार किया था भ्रूण को धारण करने के लिए, अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। ठीक, तो वही यहाँ लिखा गया है कि परंतु निषेचन न होने पर इस मांसल भित्ति, ये जो मांसल और स्पंजी बना है, इस मांसल भित्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूट जाती है तथा रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। मतलब ये जो आंतरिक दीवार है, ये जो स्पंजी बनी थी, मांसल बनी थी, ये धीरे धीरे ये दीवार टूट जाती है और यहाँ से होते हुए ऐसे योनि मार्ग से होते हुए ये ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर आ जाती है। ठीक, बाहर निकलती है। और इसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म, इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? अब क्या है कि यह घटना, ये जो घटना हो रही है ना, ये दीवार का बनना और निषेचन न होने पर अंडाणु का फिर से टूट करके बाहर निकलना ब्लड और म्यूकस के रूप में, यह घटना चक्रीय क्रम में हर महीने दोहराई जाती है जब तक कि अंडाणु का निषेचन न हो जाए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंडाशय में से हर महीने एक परिपक्व अंडाणु निर्मित होकर के बाहर निकलता है। मतलब एक महीने इस अंडाशय से तो अगले महीने इस अंडाशय से। ठीक, तो जब तक देखिए ये हर महीने एक अंडाणु निकलेगा अंडाशय से, तो जब तक उसका निषेचन नहीं हो जाता है तब तक ये घटना चलती रहती है। मतलब ये आंतरिक दीवार टूटती रहती है और वो बाहर निकलती रहती है ब्लड और म्यूकस के रूप में। लेकिन जब निषेचन हो जाता है, जाइगोट यानी युग्मनज बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, तब इस दीवार की आवश्यकता होती है, तब ये दीवार टूटती नहीं है, तब मांसल और स्पंजी बनी रहती है, उसमें जाकर के भ्रूण धंसता है और आगे की प्रक्रिया होती है। यानी जब निषेचन हो जाएगा तो ये ऋतुस्राव या रजोधर्म जिसे कहते हैं वो बंद हो जाएगा। क्लियर है? और क्या है, लगभग 50 वर्ष की उम्र में रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी ये जो घटना है ऋतुस्राव यानी रजोधर्म, जो कि इस दीवार का टूट करके ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकलना योनि मार्ग से, वो घटना लगभग 50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाती है और इसी को कहते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। ठीक, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया निषेचन को, फिर हमने देखा कि जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है,
उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।